हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 9th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए। यहाँ पर बात हम करें साइंस में, ठीक है। साइंस में चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। केमिस्ट्री का एक पहला चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल एग्जाम तक हम पूरा यहाँ पर जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख लेते हैं साइंस का, तो इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर मेरा गारंटी है। चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन निम्न में से कौन पदार्थ है, ठीक है। तो पदार्थ अगर यहाँ पर बात हम करें तो ऑप्शन में है स्नेह है, गंध है, घृणा है और वायु। तो वायु पदार्थ है। अब कैसे तो बताते हैं, ठीक है। पदार्थ वह होता है जिसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, और स्थान घेरता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर द्रव्यमान और स्थान का बात करें तो वायु है, ठीक है। लेकिन स्नेह, गंध और घृणा ना तो इनके पास द्रव्यमान होता है, ना ही यह स्थान घेरता है, ठीक है। ओके, तो ये पदार्थ नहीं है यहाँ पर। स्नेह, गंध और घृणा ये पदार्थ यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदार्थ है। देखो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन देंगे फाइनल एग्जाम में, ठीक है। आप देख लीजिए, यहाँ पर बहुत आसान है ये। निम्न में से कौन पदार्थ, तो गंध है, प्रेम है, ठंडा है, ठंडा पेय। तो देखो ये ठंडा पेय, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, ये यहाँ पर क्या है, पदार्थ है, ठीक है। अब कैसे हम बात करते हैं, तो ठंडा पेय एक भौतिक वस्तु है, इसलिए यह पदार्थ है क्योंकि यह स्थान घेरता है, इसका द्रव्यमान होता है। अब गंध और जो ठंडा है, ठीक है, यानी ठंडा यानी तापमान का एहसास हो रहा है, और प्रेम पदार्थ नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ठंडा पेय, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पदार्थ है, कुर्सी, विचार, शीत, गंध। देखो विचार, शीत और गंध पदार्थ नहीं है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कुर्सी। कुर्सी क्या है, पदार्थ है। कैसे तो बात करें यहाँ पर हम, तो कुर्सी एक ठोस वस्तु है, इसलिए यह पदार्थ है क्योंकि यह स्थान घेरती है, इसका द्रव्यमान होता है। लेकिन अगर बात हम करें विचार यानी शीत, शीत यानी तापमान का यह एहसास, और गंध पदार्थ नहीं है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है, इसमें देखना कौन पदार्थ है। तो विचार दिया है, शीत है, शीतल पेय है और स्नेह दिया गया। तो ये शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक यानी ठंडा पेय बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक। यह एक पदार्थ है क्योंकि यह स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। लेकिन विचार, शीत और स्नेह पदार्थ नहीं है क्योंकि ना तो वे स्थान घेरते हैं और ना ही उनका द्रव्यमान होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है, यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो हवा पदार्थ है, जल पदार्थ है, भोजन पदार्थ है, लेकिन स्नेह यानी प्यार, ठीक है, ये पदार्थ यहाँ पर नहीं है, ठीक। अब कैसे तो बात यहाँ पर कर लें, तो स्नेह एक भावना है जो पदार्थ नहीं है, लेकिन हवा, जल और भोजन सभी पदार्थ है क्योंकि उनका द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध है। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो पदार्थ का अवस्था 3 होता है, ठीक है। पदार्थ का अवस्था अगर हम बात यहाँ पर करें तो 3 है। एक है ठोस, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस है, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो जो दूध है ना, दूध यहाँ पर गैस नहीं है, ठोस नहीं, या एक द्रव है, ठीक है, याद रखना, ठीक। लिक्विड है दूध यहाँ पर, ठीक है। दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सभी लिक्विड है, ठीक है। तो दूध क्या है, द्रव है यहाँ पर, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है पदार्थ के कण के गुण दिए, जैसे पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी गुण है। एक पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी पदार्थ के गुण है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी एक गुण है। और नेक्स्ट है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के सभी गुण दिए हैं यहाँ पर।
तो क्वेश्चन है कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात यहाँ पर कर, जैसे अगरबत्ती यहाँ पर रखा हुआ है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, फिर भी अगरबत्ती का जो सुगंध आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, तो किस पदार्थ के किस गुण के कारण यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऑप्शन डी सही होंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तभी तो गतिशील। ठीक है, यहाँ पर जैसे मोमबत्ती यानी अगरबत्ती यहाँ पर रखा हुआ है और इसका सुगंध आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, तो दूर है फिर भी आपके पास पहुँच जा रहे हैं, तो गतिशील के कारण ही तो हो रहे हैं, वो गति कर रहे हैं। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तभी तो आपके पास पहुँच रहे हैं सुगंध अगरबत्ती की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। ठीक, अगरबत्ती की सुगंध बात यहाँ पर करें, उनके कण दूर तक इसलिए फैलती है क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और हवा के कणों के साथ क्या होता है, ये मिल जाते हैं, ठीक, यानी मिश्रित हो जाते हैं। ठीक, आगे शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है। ठीक है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है, यहाँ पर बात करें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्थान होता है, जिनके कारण क्या होता है, जो चीनी है ना वो पानी के अंदर मिल जाता है, यानी पानी में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान है तभी तो मिल रहे हैं ना, रिक्त स्थान नहीं होते, खाली स्थान नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम करें तो चीनी पानी में मिल जा रहे हैं क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये यहाँ पर गुण है यहाँ पर। ठीक है, जैसे अगर बात हम करें कि चीनी के पानी में घुलने से यह पता चलता है कि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसमें चीनी के कण समायोजित हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिनके कारण चीनी पानी में मिल जाता है। ठीक, कितना आसान है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 9 यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 9 अगर यहाँ पर हम बात करें तो दिए गए चित्र में, ठीक है, क्वेश्चन 9 है, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पदार्थ की अवस्था तो 3 है, एक ठोस है, ठीक है, यानी सॉलिड, द्रव यानी गैस लिक्विड, और एक गैस है। ठीक है, यहाँ पर बात करें, ठीक, तो ये ठोस है यहाँ पर। ठीक है, ठोस अवस्था को दिखा रहे हैं, पदार्थ की किस अवस्था को, तो ठोस अवस्था को। अब कैसे यहाँ पर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ठोस अवस्था में क्या होते हैं कि जो कण होते हैं पदार्थ के कण वो बहुत आपस में रहते हैं। ठीक है, आसपास एकदम पूरा निकट रहते हैं, यानी पूरा सटे हुए रहते हैं, देख लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बात हम करें गैस में, तो गैस में जो होते हैं पदार्थ कण बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत दूर दूर, तो ये तो बहुत दूर दूर इसमें है ही नहीं, देख लो यहाँ पर। ठीक है, बहुत दूर दूर नहीं, बहुत यहाँ पर पास पास है ना, बहुत निकट है एकदम। ठीक है, तो ये ठोस है यहाँ पर। ठीक, जैसे अगर बात करें तो ठोस में क्या होता है कि चित्र में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कण एक दूसरे के बहुत पास पास व्यवस्थित रूप में दिखाए गए हैं। यह व्यवस्था ठोस अवस्था की विशेषता है, जिसमें कण एक नियमित जाल में बहुत पास पास होते हैं और उनकी स्थिति निश्चित होती है। ठोस अवस्था में कणों के बीच अंतरानुक बल बहुत अधिक होता है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। तो ये ठोस है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो गैसों में विसरण का एक उदाहरण हो गया इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। ठीक है, ये सही होगा कि गैसों में विसरण का उदाहरण है इत्र की सुगंध का हवा में फैलना। विसरण किसे कहते हैं, तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे से मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है, गैसों में कणों की गति क्या होती है, गति तेज होती है और उनके बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, इसलिए विसरण की गति भी तेज होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इत्र के सुगंध का हवा में फैलना गैसों में विसरण का एक उदाहरण हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है? तो देखो गैस में यहाँ पर तेज होंगे, तो इसमें गैस देखना है, ठीक है, गैस में तेज होते हैं। तो यहाँ पर जल तो गैस नहीं, ये द्रव है, तो ये नहीं होगा। लोहा ठोस है, तेल यहाँ पर द्रव है, ये भी नहीं होगा। हाँ देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, विसरण की गति तेज होगी, ठीक है, यानी ऑक्सीजन में यहाँ पर विसरण की गति गैसों में सबसे तेज होती है, गैस में याद रखना, क्योंकि गैसों के कणों के बीच दूरी बहुत अधिक होती है और वे तेजी से गति करते हैं, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में ऑक्सीजन एक गैस है, जबकि जल और तेल द्रव है और लोहा क्या है, ठोस है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या है इसे, निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित होता है? द्रव अवस्था में बात यहाँ पर कर रहा है, द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर आयतन, आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन इसका निश्चित होता है, लेकिन आकार, एक आकार होता है, ठीक, आकार इसका जो है ना अनिश्चित होता है। वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, तो आकार क्या हो गया, अनिश्चित हो गया, आकार क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। और आयतन, आयतन, आयतन यहाँ पर निश्चित हो गया, क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है? तो यहाँ पर आयतन निश्चित है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित है? ठीक है, अनिश्चित पूछ रहे तो आकार, ठीक है, यानी लिक्विड में बात यहाँ पर कौन अनिश्चित है? तो आकार। और लिक्विड में बात अगर करेगा तो यहाँ पर अगर निश्चित बोलेगा तो आयतन होगा, ठीक। नेक्स्ट, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो देखो अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगा गैस अवस्था में, ठीक है। और सबसे कम, अगर हम अणुओं की ऊर्जा सबसे कम तो ठोस अवस्था में होगा। अब देखो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, बात यहाँ पर करें तो गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि उनके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, क्योंकि कण बहुत दूर दूर होते हैं ना यहाँ पर, तो अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होगा गैस में, ठीक है। और ठोस में सबसे कम होगा, क्योंकि कण जो होते हैं बहुत यहाँ पर पास पास होते हैं कण ठोस में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद कर लो, अच्छे से देख लो, ठीक है, फाइनल एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे पूछेगा अधिक, यानी किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है तो गैस अवस्था में, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है तो ठोस अवस्था में हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है? अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, किस अवस्था में? तो ठोस अवस्था में। किसमें? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इसलिए उनके बीच अंतरानुक बल यानी आकर्षण बल का बात कर रहा है ये, ठीक है। तो आकर्षण बल सबसे अधिक होगा ठोस में, ठीक, अंतरानुक बल यानी आकर्षण बल, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें कि सबसे कम अगर कहेगा तो गैस में होगा, ठीक है, क्योंकि कण बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अंतरानुक बल अगर प्रबलतम का बात हो रहा है, यहाँ पर सबसे अधिक हो रहा है तो ठोस में होगा, और सबसे कम पूछेगा ना आकर्षण बल तो यहाँ पर गैस में होगा, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो ये तो गैस में होगा ना, यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक, गतिज ऊर्जा का बात हो रहा है तो गैस होगा, ठीक है। किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? यानी गैस में होती है, ठीक। गैस अवस्था में कणों की गति अधिकतम होती है क्योंकि वे दूर दूर होते हैं और उनमें गतिशीलता अधिक होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है कम, ठीक, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है यहाँ पर, अगर बात हम करें गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा? तो बढ़ता है, याद रखना, ठीक है। गर्म करने पर गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे और अधिक तेजी से गति करते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गैस का आयतन बढ़ता है। तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ये,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक है, क्वथनांक क्या होता है पहले इस समझते हैं, ठीक है। क्वथनांक यहाँ पर, ठीक है, क्वथनांक गलनांक, तो जरा समझो इसे कि जल का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर जल उबलता है। तो जल कितना पर उबलेगा यहाँ पर, ठीक है, जल और उबल कर क्या होता है वाष्प में बदल जाता है, वो क्वथनांक है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ठीक है 100 डिग्री पर जल यहाँ पर उबलने लगता है, ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है कितना होता है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन होता है, ठीक है बच्चों, कितना 373 केल्विन होता है शुद्ध जल का क्वथनांक यहाँ पर, ठीक है। देखो अभी केल्विन में बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्वथनांक पूछा है और ऊपर था जल का क्वथनांक कितना, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 273 जोड़ देते हैं। तो 100 मेरा पहले से था, अब 273 यहाँ पर हम जोड़ दे रहे, तो 373 केल्विन हो गया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर एक ही है, देखो कैसे, यहाँ पर जल का क्वथनांक है तो डिग्री सेल्सियस में है ये, तो 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, और शुद्ध जल का क्वथनांक है तो 373 केल्विन, एक केल्विन में है और एक डिग्री सेल्सियस में, बस यही अंतर है, ठीक है, ओके। तो जल का क्वथनांक क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और शुद्ध जल का क्वथनांक कितना हो गया केल्विन अगर पूछे तो 373 केल्विन। क्यों, क्योंकि अगर केल्विन में बदलेंगे हम यहाँ पर तो 273 जोड़ देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ कब गलना यहाँ पर चालू होता है। तो बर्फ का गलनांक यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे सटीक रूप से केल्विन पैमाने पर अगर हम लोग देखें तो 273.15 होता है, 15 केल्विन होता है। तो यहाँ पर है बात हम करें तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर बर्फ का गलनांक, ठीक है, बर्फ का गलनांक, बर्फ यहाँ से गलने चालू होता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो बर्फ का गलनांक हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर बात हम करेंगे केल्विन में कितना होता है सर, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन, और सुविधा के लिए 273 लेते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक यहाँ पर देखो, यहाँ पर केल्विन में पूछा है तो 273.15 केल्विन यहाँ पर, ठीक है, तो सी सही होंगे। और ऊपर था बर्फ का गलनांक यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में था तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक। आगे देखो, एक होता है ना 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, दोनों एक ही तो है, ठीक है, ये है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर होगा 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है, कितना 1000 ग्राम होता है, तो दोनों तो बराबर है यहाँ पर, ठीक है। अब हम कहेंगे कि 1 केजी चावल और 1000 ग्राम चावल, ठीक है, तो दोनों बराबर ही है, ठीक। यहाँ पर ये है केजी में और ये है यहाँ पर ग्राम में है, बस और क्या है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते तैरते रहता है, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा देखोगे तो जल की सतह पर क्या होता है, तैरते रहता है, क्योंकि या क्यों तैर रहा है, इसका कारण बताइए, क्यों तैर रहा था। बर्फ जो है ना जल से हल्का होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, बर्फ जल से हल्का होता है, ठीक है। यहाँ पर तो देखो यहाँ पर घनत्व का बात हो रहा है, घनत्व, ठीक है। अगर हम बात करें तो एक 5 रुपये का जो सिक्का है, ठीक है, अगर हम जल में डालते हैं तो डूब जाता है। तो देखो यहाँ पर सिक्का का घनत्व और पानी का घनत्व, तो सिक्का का घनत्व अधिक हो जा रहा है जिनके कारण वो पानी में डूब जा रहा है, और पानी का घनत्व यहाँ पर कम हो गया। अगर यहाँ पर बर्फ तैर रहा है तो समझना कि बर्फ का घनत्व कम है और पानी का घनत्व अधिक है, वही बर्फ जल से हल्का होता है, ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक। जैसे यहाँ पर बात हम करें कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए उत्प्लावन बल के कारण बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हम सी सही करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 200 केल्विन तापक्रम बराबर, जब इसे चेंज करना है डिग्री सेल्सियस, और प्रत्येक साल इस तरह का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो केल्विन को बदलना है 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और कभी देंगे 0 डिग्री सेल्सियस बदलना है केल्विन में, तो याद रखना यहाँ पर, ठीक है।
0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। पॉइंट के बाद 1.5 होता है, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग 273 लेते हैं। ठीक है यहाँ पर ओके। अगर पूछेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, तो यहाँ पर 1 में हम 273 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 274 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 को जोड़िए और केल्विन से जीरो, यहाँ पर केल्विन को अगर बदलना है डिग्री सेल्सियस में 273 घटाना होगा। बस 273 जोड़ना, 273 घटाना, इसी का खेला है इसमें। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है ओके। डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में हम बदलेंगे तो 273 को जोड़ देंगे और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने तो 273 हम यहाँ पर घटा देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 200 केल्विन तापक्रम बराबर होता है, यानी कितना केल्विन होता है यहाँ पर, कितना केल्विन। केल्विन बदलना तो 0 डिग्री से केल्विन को बदलना किस में, 0 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, केल्विन को बदलना यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ठीक ओके, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर तो 273 यहाँ पर घटा देंगे हम ना, तो 200 माइनस 273 तो ये माइनस में आ जाएगा 73 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, -73 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 300 केल्विन का तापक्रम बराबर डिग्री सेल्सियस में लाना था, 300 में घटा देंगे हम 273 यहाँ पर, कितना बच जाएगा यहाँ पर, कितना तो बचेगा 27, कितना 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी देखो 573 केल्विन तापक्रम बराबर डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो 573 माइनस 273 तो 300 बच रहे हैं यहाँ पर, 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, यानी केल्विन बदलना है तो इसमें 273 जोड़ देंगे हम, तो 10 प्लस 273। ठीक है, 10 प्लस 273 हो गया यहाँ पर 283 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर 0, अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस से, डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में, तो 273 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो इसमें 273 को बस जोड़ दो। ठीक है, तो 5 3 8 7 2 9 298 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 298 केल्विन यहाँ पर है। 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो इसमें 273 जोड़ देते 373 हो जाएगा मेरे आंसर, 373 केल्विन। बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो इसमें 273 जोड़ देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, 373 तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 14, यहाँ पर 1 3 2 5 1 646 हो गया यहाँ पर। 646 कहाँ है केल्विन, देखो यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है केल्विन, 273 केल्विन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर हम भी सही यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ओके, तो क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध क्या हुआ, वायु के चारों ओर फैल जाती है, इत्र की गंध क्या कहलाती है, इसी को विसरण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विसरण, इसी को क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है ओके, तो यहाँ पर बात करें तो विसरण वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है कहलाती है विसरण प्रक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 0 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। अब देखो भौतिक अवस्था का यहाँ पर बात हो रहे हैं। ठीक है, जल की भौतिक अवस्था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है ना, कई बार एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन की 0 डिग्री सेल्सियस बताइए जल की भौतिक अवस्था, 25 डिग्री सेल्सियस पर बताइए जल की भौतिक अवस्था, 100 डिग्री सेल्सियस पर बताइए जल की अवस्था। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था कैसा होगा बताओ, ये तो ठोस ही रहेंगे ना। ठीक है, अब 25 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव यानी लिक्विड बन जाएगा ये, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये तो वाष्प बन जाएगा यानी गैस बन जाएगा। ठीक है, यानी वाष्प हो गया। कितना आसान है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस रहेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी द्रव यानी लिक्विड बन जाएगा ये, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगा, वाष्प यानी गैस बन जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखो बात हो रहा है कि 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो एक गैस यानी गैसीय अवस्था
हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। हम देखते हैं कि जब गर्म भोजन होता है तो इत्र की सुगंध यानी गंध जो होता है वो दूर तक हमारे पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, हम लोग दूर अगर बैठे भी रहते हैं तो गर्म भोजन या इत्र के जो होते हैं यहाँ पर कण वो हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो एक क्या विसरण प्रक्रिया की, संगलन की, वाष्पन की, द्रवण प्रक्रिया कौन है इसमें? तो एक विसरण प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है। ठीक है, गर्म भोजन या इत्र के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, जिससे वे हवा में तेजी से विसरित होते हैं और दूर तक फैल जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विसरण प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर बात यहाँ पर हम करें कि कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है तो एक कम होता है। ठीक है, अब कैसे? तो प्लेट में सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। एक प्लेट होता है, इसमें क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, जिससे वाष्पन की दर तेज होती है। जो वाष्प निकलता है, यहाँ पर बात हम करें जो वाष्प निकलेगा गैस बन के, यहाँ पर बात करेंगे तो ये तेज होता है। ठीक है, और जल्दी निकल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तापमान कम होता है और वाष्पन शीतलन का कारण बनता है। वाष्पन प्रक्रिया हो रहा है, शीतलन यानी ठंडा। ठीक है, इसलिए प्लेट में चाय का तापमान कप की अपेक्षा कम होता है। कप में जो होता है जगह, यहाँ पर अगर बात करें क्षेत्रफल बहुत कम होता है। ठीक है, कप में यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कम, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है कम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? ये तो घनत्व होगा। ठीक है, घनत्व बराबर जो फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर बात हम करें तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, अब गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस से यहाँ पर लिक्विड में जो बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संघनन कहते हैं। ठीक है, संघनन प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, गैस को लिक्विड में यानी द्रव में। ठीक, नेक्स्ट, अब ठोस से गैस में बदलना है तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। ठीक है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया हो जाएगा ये। ठीक, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन यानी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट, द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यानी लिक्विड से वाष्प तो ये हो जाएगा वाष्पन प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, वाष्पन प्रक्रिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक नाम बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही आंसर होगा ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सूक्ष्म बर्फ यानी ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, आइस, सूक्ष्म बर्फ। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट, जब वाष्प संघनित होता है तो या ऊष्मा अवशोषित करती है या ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका ताप बढ़ जाता है कि उसका ताप घट जाता है? तो सही तो आंसर इसमें होना चाहिए कि यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ठीक है, जब वाष्प संघनित हो रहा है मतलब यहाँ लिक्विड बन रहा है। ठीक है, द्रव अवस्था में हो रहा है ये। ठीक है, वाष्प यानी गैस यहाँ बन रहा है, द्रव अवस्था यानी संघनन प्रक्रिया हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 47 नंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं कि निम्नांकित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो सूती कपड़ा। ठीक है, गर्मियों में सूती कपड़े अधिक आरामदेह होते हैं क्योंकि वे हवादार होते हैं और पसीने को आसानी से सोख लेते हैं। पसीना शरीर से वाष्पीकृत होता है जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है और ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? तो ये होता है वाष्पीकरण के कारण ही तो
घड़े का पानी जो होता है ना गर्मी मौसम में ठंडा होता है, ठीक है। इसी के कारण घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है। यह पानी घड़े की सतह से वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा घड़े और शेष पानी से ली जाती है, जिससे घड़े का जल ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यहाँ पर अगर देखा जाए एसआई मात्रक तो केल्विन है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हम यहाँ पर सही करेंगे। गुप्त ऊष्मा का मात्रक है, तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक है किलो जूल प्रति केजी, ठीक है, किलो जूल प्रति केजी किलोग्राम, ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। निम्न में से सबसे अधिक समपीडय कौन है, ठीक है, यहाँ बात हो रहा है, ठीक है, समपीडय। तो गैस सबसे अधिक समपीडय होती है क्योंकि उनके कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, दूर दूर होते हैं, ठीक है, जिससे उन्हें आसानी से पास लाया जा सकता है, अरे दबाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर दबाकर पास हम उनके कणों को आसपास रख सकते हैं, ठीक है, पास लाया जा सकता है। तो अधिक संपीड़ित तो गैस ही होगा ना, ठोस को तो हम दबा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो अधिक संपीड़ित कौन है, गैस है। जैसे यहाँ पर बात करें तो गुब्बारा यानी बैलून, बैलून को हम दबाएंगे तो यहाँ पर जो है उनके आकार में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अधिक संपीड़ित यानी दबाना यहाँ मतलब हो गया, ठीक है। तो कौन, गैस को हम लोग दबा सकते हैं, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, नमक को कि तेल को, हाइड्रोजन गैस को, जल को। देखो ठोस तो ये नमक तो ठोस है, जल और तेल क्या है, द्रव यानी लिक्विड है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ, गैस को यानी हाइड्रोजन गैस को, ठीक। आगे, एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4.18 जूल होता है, ठीक है, एक कैलोरी बराबर होता है, ठीक, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है, याद रखना संगलन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा ये, ठीक है। कौन सा, ऊर्ध्वपातन, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर द्रव अवस्था में बदल नहीं रहे, डायरेक्ट ठोस से, ठीक है, ठोस से द्रव होना चाहिए, ठीक है, लिक्विड, और लिक्विड से फिर गैस होता है, लेकिन नहीं, ये ठोस से डायरेक्ट गैस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्रव यानी लिक्विड के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, ते तो हो जाएगा यहाँ पर वाष्पीकरण है ये, ठीक है, यहाँ पर वाष्पीकरण है। जैसे मानो यहाँ पर पानी है, ठीक है, यानी जल है, ये वाष्प हो रहा यानी गैस बन रहे हैं, जैसे पानी तो लिक्विड होता है यानी द्रव होता, अब ये गैस बन गए, ठीक है, गैस यानी वाष्प हो रहे हैं, इसी को तो वाष्पीकरण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। गर्मी मौसम में होता है ना, पानी का वाष्पीकरण कितना होता है, नदी में, तालाब में, ठीक है ना, देखते हो, ठीक, तो वाष्पीकरण हो जाएगा ये। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, 335 किलो जूल प्रति केजी होता है। नेक्स्ट, द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, लिक्विड के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 335 किलो जूल प्रति केजी। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही होंगे, ठीक है, बी ऑप्शन होंगे इसका सही आंसर। 2260 केजी प्रति केजी यानी किलो जूल प्रति केजी होता है, ठीक है। देखो ऊपर जो क्वेश्चन था बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा है, ठीक है, तो 335 किलो जूल प्रति केजी होगा। अब द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 2260 किलो जूल प्रति केजी होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन तीव्रतर विस्तृत होता है, तो गैस होता है ना, ये कौन, गैस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बात करें हम, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं ठोस,
ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो जल होता है। ठीक है, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका होता है यहाँ पर? ठीक है, सबसे कम घनत्व यहाँ पर अगर देखें, पानी है, लोहा है, रुई है, शहद दिया गया है, तो रुई होगा। कौन सा होगा? रुई, याद रखना। ठीक है, रुई के यहाँ पर घनत्व सबसे कम होगा यहाँ पर। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में अगर हम देखें, ऊपर था डिग्री फ़ारेनहाइट में था, और अगर डिग्री सेल्सियस में देखिए तो 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, वह कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों थर्मामीटर एक ही पठन बतलाते हैं? वो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस है दोनों। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कौन बड़ा है इसमें? तो अगर देखें तो 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना यहाँ पर। ठीक, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। तो टोटल इस चैप्टर का यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन, तो 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है 2 केमिस्ट्री का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम जल्द आ रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय।